गुमनामी बाबा, वो नाम जिसे लेकर 1985 से अब तक केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन थे। कुछ लोग इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानते हैं तो कुछ केडी उपाध्याय। पर लोगों की अपनी धारणाओं के अलावा एक बड़ा सवाल अब भी वैसा ही है कि आखिर गुमनामी बाबा थे कौन, और आखिर क्यों फैजाबाद के एक छोटे से कमरे में रहने वाला एक आम इंसान अचानक से पूरे देश के अखबारों की हेडलाइंस बनी। गुमनामी बाबा, 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 गुमनामी बाबा। माना जाता है कि गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शक्लें ही नहीं मिलती थी, बल्कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। इन दोनों ही सवालों का जवाब है गुमनामी बाबा की कहानी में, जो शुरू होती है 16 सितंबर 1985 को, गुमनामी बाबा के मौत के बाद। गुमनामी बाबा फैजाबाद के कमरे में अकेले रहते थे, इसीलिए उनकी मौत के बाद उनके रिश्तेदारों का इंतजार किया गया। लेकिन जब 2 दिन तक कोई नहीं आया तो फैजाबाद के गुप्तार घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ पर कुछ बातें थोड़ी अजीब थी। पहली ये कि गुप्तार घाट एक्चुअल क्रिमेशन साइट से कुछ दूरी पर था और आमतौर पर यहाँ अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था। इसके अलावा गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार सूरज ढलने के बाद लालटेन और गाड़ियों की हेडलाइट्स की मदद से किया गया। ये सब थोड़ा अजीब तो था, पर इतना नहीं कि लोगों को गुमनामी बाबा की पहचान जानने पर मजबूर कर दे। 18 सितंबर को गुमनामी बाबा के अंतिम संस्कार के बाद उनकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई होती। अगर 28 अक्टूबर 1985 को नए लोग नाम के एक अखबार में यह खबर ना छपी होती कि फैजाबाद में अज्ञातवास कर रहे नेता सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। इस खबर को पढ़ने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठे, जिनका जवाब गुमनामी बाबा की तरफ इशारा कर रहा था। क्या वाकई गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? इस सवाल के कई जवाब मिले, कुछ गुमनामी बाबा के समान से तो कुछ डीएनए रिपोर्ट से। गुमनामी बाबा के समान में ऐसा बहुत कुछ था जो उन्हें नेताजी से जोड़ता था, जैसे नेताजी के परिवार और उनके माता पिता की तस्वीरें, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म और कई सारे लेटर्स जो आजाद हिंद फौज के कई ऑफिसर्स ने गुमनामी बाबा को लिखे थे। इन लेटर्स में डॉक्टर पाबित्रा मोहन रॉय के लेटर्स भी शामिल थे। पाबित्रा मोहन रॉय खुद एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्हें खुद नेताजी ने सीक्रेट मिशन पर भारत भेजा था। इसके अलावा कई नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन, एक रोलेक्स वॉच, चश्मा और बॉस फैमिली के लिखे कई लेटर्स भी गुमनामी बाबा के सामान में मौजूद थे। कुल मिलाकर 176 आइटम्स थे, जिनमें कई एक्सपेंसिव आइटम्स भी थे। इसके अलावा गुमनामी बाबा की बुक्स का कलेक्शन भी बहुत खास था। हिमालयन ब्लंडर, द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पार्ट 1, 2 एंड 3 बाय आर सी मजूमदार और इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन जैसी कई किताबें गुमनामी बाबा के कलेक्शन में थी। एक हाई प्रोफाइल इंसान जिससे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, उसे लेटर्स लिखते हैं, जो एक कमरे में बैठकर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को समझता हो, वो कोई आम इंसान तो नहीं रहा होगा। उसके ऊपर से गुमनामी बाबा के सामान में मिली एक रिपोर्ट ने इस शक को और ज्यादा गहरा कर दिया। इस रिपोर्ट को बनाया था ललिता बोस के पिता और सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश चंद्र बोस ने। इस रिपोर्ट का दावा था कि 1945 में ताइवान में हुए प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत नहीं हुई थी और वो अब भी जिंदा है। इस रिपोर्ट की एक कॉपी गुमनामी बाबा के सामान से मिलती है, जिस पर कथित तौर पर बंगाली में ललिता बोस की मां ने लिखा था, प्रिय देवर को मेरी ओर से भेंट। शक्ति सिंह, जो राम भवन यानी गुमनामी बाबा जिस कमरे में रहा करते थे, उसके मौजूदा मालिक हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में इस रिपोर्ट की तस्वीरें दिखाई हैं। इन सब सबूतों को देखकर यह माना जा सकता था कि शायद गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसीलिए गुमनामी बाबा की असलियत पता करने के लिए ललिता बोस, जो कि नेताजी की भतीजी थी, और शक्ति सिंह, जो कि उस घर के मालिक हैं, इन दोनों ने अलग अलग वक्त पर 2 अर्जियां कोर्ट में दाखिल की। 1986 में ललिता बोस ने एक पिटीशन दायर की और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो पता लगाए कि गुमनामी बाबा आखिर थे कौन। उन्होंने कोर्ट से ये भी दरख्वास्त की कि गुमनामी बाबा के सामान को सुरक्षित गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखा जाए। ऐसी एक पिटीशन 2010 में शक्ति सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। इन दोनों पिटीशंस पर जनवरी 31, 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार गुमनामी बाबा से जुड़े सारे सामान को एक म्यूजियम में, संग्रहालय में सुरक्षित रखे और स्टेट एक इंक्वायरी करवाए, जिससे पता चल सके कि गुमनामी बाबा कौन थे, उनकी असली पहचान क्या है। गुमनामी बाबा की कहानी में ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। एक तरफ जो सरकार गुमनामी बाबा के सामान का ऑक्शन करवाना चाहती थी, अब उसे ही गुमनामी बाबा के सामान को सुरक्षित एक संग्रहालय में रखना होगा। कोर्ट ने गुमनामी बाबा के बारे में इंक्वायरी का फैसला तो दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने कभी भी गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं माना। इसके पीछे कारण था हैंडराइटिंग और डीएनए रिपोर्ट्स। 2002 में सरकार ने वंस फॉर ऑल गुमनामी बाबा की गुत्थी को सुलझाने के लिए नेताजी के परिवार को एक लेटर भेजा। इस लेटर में कहा गया था कि नेताजी की फैमिली मेंबर्स अपना 1 ml ब्लड डोनेट करें ताकि गुमनामी बाबा से उनके डीएनए को मैच किया जा सके। इस डीएनए टेस्टिंग का रिजल्ट नेगेटिव आता है।
फिर गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस की हैंडराइटिंग मैच की जाती है, ये सोचकर कि शायद उससे कुछ पता चल सके, लेकिन रिपोर्ट्स एक बार फिर नेगेटिव आती है। ये दोनों गवर्नमेंट रिपोर्ट्स थी। हालांकि कई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि नेताजी और गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग एक दूसरे से मैच करती है। अशोक कश्यप, जो कि एक जाने माने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, उनका भी यही मानना था कि दोनों हैंडराइटिंग सैंपल्स मैच करते हैं और गुमनामी बाबा और नेताजी की हैंडराइटिंग में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। उन्होंने मुखर्जी कमीशन के सामने भी अपनी रिपोर्ट रखी थी, लेकिन जस्टिस मुखर्जी ने गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को ज्यादा क्रेडिबल माना। खैर, अब जब सरकार ने यह डिक्लेयर किया कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, तो फिर एक बार सवाल वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था कि आखिर गुमनामी बाबा हैं कौन। एक बार फिर इसके दो जवाब मिले। पहला केडी उपाध्याय और दूसरा जवाब सहाय कमीशन की तरफ से मिला, जिस पर हम आगे बात करेंगे। पहले केडी उपाध्याय के बारे में जानते हैं। केडी उपाध्याय, या यूं कहे कि कप्तान बाबा, इनकी स्टोरी एक हत्यारे की कहानी है और ये कहानी शुरू होती है फैजाबाद के एक लोकल न्यूज़पेपर जनमोर्चा से। नवंबर 2, 1985 को जनमोर्चा अखबार में एक अज्ञात पत्र छापता है। इसमें दावा किया जाता है कि गुमनामी बाबा और कोई नहीं बल्कि केडी उपाध्याय है। केडी उपाध्याय एक हत्यारा जो कि पंडित ब्रह्मदेव की हत्या करने के बाद गायत्री भवन से भाग गया था। कहा जाता है कि हत्या करने के बाद केडी उपाध्याय नेपाल भाग गया था और वहां से आकर वो बस्ती में रहने लगा और खुद को बचाने के लिए उसने एक बाबा का वेश अपना लिया। गुमनामी बाबा भी पहले बस्ती में रहा करते थे। इसी कारण ये माना जाने लगा कि गुमनामी बाबा ही केडी उपाध्याय हैं। पर अगर इसे सच मान भी लिया जाए तो भी ये समझ नहीं आता कि भला एक हत्यारे के पास नेताजी से जुड़ा सामान, उनके परिवार की तस्वीरें किस तरह पहुंची। एक बंद कमरे में एक मामूली से हत्यारे के पास देश विदेश की जानकारियां कैसे पहुंचती थी, उसके पास पैसे कहां से आते थे। और जैसा कि शक्ति सिंह दावा करते हैं कि 23 जनवरी और दुर्गा पूजा के दिन काफी लोग गुमनामी बाबा से मिलने आया करते थे। बाद में जाकर उन्हें पता चला कि उनमें से अधिकतर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे जो आईएनए से जुड़े हुए थे। ये सारे लोग साल में 2 दिन आखिर एक हत्यारे से मिलने क्यों आते थे। केडी उपाध्याय की कहानी गुमनामी बाबा की कहानी पर फिट नहीं बैठ रही थी, इसीलिए लोगों ने फिर एक बार गुमनामी बाबा की पहचान पर सवाल उठाए, जिसका जवाब उन्हें दिया मुखर्जी कमीशन ने। इस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं बल्कि नेताजी के कोई फैन या फॉलोअर थे, जिन्हें नेताजी की तरह ही म्यूजिक और सिगार का शौक था। लोग गुमनामी बाबा को बार बार नेताजी समझ लेते थे, इसीलिए वो बार बार अपनी रहने की जगह बदलते रहते थे। पर यहाँ से फिर कुछ सवाल खड़े होते हैं। अगर गुमनामी बाबा नेताजी के कोई फैन या फॉलोअर थे तो उन्होंने बाहर आकर लोगों का शक दूर क्यों नहीं किया? क्यों वो कभी अपने कमरे के बाहर नहीं निकलते थे? आखिर उनका असली नाम क्या था? इन सब सवालों के जवाब रिपोर्ट में तो नहीं थे, लेकिन जस्टिस मुखर्जी की एक न्यूज क्लिप ने एक हिंट जरूर दे दी थी। दरअसल जस्टिस मुखर्जी एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि I was 100% sure that he was नेताजी। I am 100% sure that উনি I am 100% sure that উনি আমাদের তো একটা সেন্সিবল ভিউ নিতে হবে। এটাই হচ্ছে তার উপরে আমি কিন্তু 100% শিওর। शायद जस्टिस मुखर्जी नहीं जानते थे कि कैमरा ऑन है और इसलिए उनका ये स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गया। ये न्यूज़ क्लिप यूट्यूब पर अब भी अवेलेबल है और फेमस ऑथर अनुज धर भी कई बार इसका जिक्र करते हैं। अनुज धर वो शख्स हैं जो आपकी और हमारी तरह जानना चाहते हैं कि गुमनामी बाबा आखिर में कौन थे। जस्टिस मुखर्जी ने जो कहा उसे ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनकी बनाई रिपोर्ट को पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्टिस मुखर्जी ने प्लेन क्रैश की पूरी थ्योरी को ही पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि ताइवान में 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें नेताजी की जान नहीं गई थी। पार्लियामेंट ने जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को तो रिजेक्ट कर दिया, पर ताजुब की बात यह है कि ताइवान गवर्नमेंट ने भी एक वक्त पर यही बात कही थी। 19 जून 1956 से अगस्त 30, 1956 तक ताइवान की गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी करवाई थी नेताजी की डेथ को लेकर। उसमें जो लिखा है वो आपको भी जानना चाहिए। We failed to prove that Indian national leader Bose died in Taiwan during World War II, or cannot be certified that during the Second World War the leader of India Bose died in Taiwan. हम ये साबित नहीं कर सकते कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताइवान में हुई थी। हालांकि बाद में जाकर ताइवान गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बदल दिया था। 2016 में उन्होंने फाइल्स को डिक्लासिफाई किया जिसमें यह कहा गया था कि ताइवान में 18 अगस्त 1945 को नेताजी की मौत हो गई थी। इन सारे बदलते स्टैंड्स के बावजूद एक सवाल अब भी वैसा का वैसा ही है। अगर नेताजी नहीं, केडी उपाध्याय नहीं, तो फिर गुमनामी बाबा कौन थे? आईएनए के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जिस इंसान से मिलने जाया करते थे, क्या वाकई उसकी पहचान के बारे में कोई कुछ नहीं जानता? अब ये कहानी इसी सवाल पर खत्म करते हैं, बिल्कुल गुमनामी बाबा की कहानी की तरह, और इंतजार करते हैं उस वक्त का जब गुमनामी बाबा की कहानी सामने आ सके और हम अपनी इस कहानी को पूरा कर सके। थैंक यू।